वेलकम। ये आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का पार्ट 6 होगा। पार्ट 6 के अंतर्गत यहाँ पे हम अध्याय 7 को देखते हैं, जो आपको प्राचीन रोम का राजनीतिक चिंतन है, एंशिएंट रोमन पॉलिटिकल थॉट। इस पर आपको देखिए समान विशेषता देखिए। जब आंतिक और बाह्य आक्रमण का यूनानी नगर राज नष्ट हो गए, तब यूरोप देखिए यहाँ पर तब यूरोप में रोम सारी सभ्यता का केंद्र बना। शुरू में रोम एक नगर राज सिटी स्टेट जैसा या तो निकटवर्ती पहाड़ियों पर रहने वाली जनजातियों के संगठन से बना था, परंतु आगे चलकर वह एक साम्राज्य एम्पायर के रूप में विकसित हुआ। भिन्न भिन्न जाति धर्म और रीति रिवाज को मानने वाले लोगों पर शासन करने की विस्तृत कानूनी प्रणाली लीगल सिस्टम विकसित की गई। देखा जाए तो रोम ने साहित्य या राजनीति चिंतन के क्षेत्र में विशेष योगदान नहीं किया, परंतु उसकी राजनीतिक संस्थाओं और कानूनी प्रणाली राजनीतिक विचारों के विकास में प्रभावी भूमिका निभाई। साधारणतः रोमन लोगों ने अपने दार्शनिक विचार यूनानी लोगों से प्राप्त किए। वस्तुतः रोमन साम्राज्य का उदय तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों का परिणाम था। वह किसी व्यवस्थित राजनीतिक चिंतन की देन नहीं था। फिर भी रोम के लोगों ने कानून की ऐसी प्रणाली विकसित की जो यूनानी चिंतन की सीमाओं से आगे बढ़ गई थी। सकारात्मक कानून, पॉजिटिव लॉ का विचार इसकी सबसे महत्वपूर्ण देन थी। इसने राजनीति शास्त्र, पॉलिटिक्स और नीति शास्त्र इथिक्स से अलग कर दिया। इसने राज और समाज की संकल्पनाओं में अंतर स्थापित किया। रोम के लोगों ने ही राज के कानूनी व्यक्तित्व, लीगल पर्सनैलिटी और राजनीतिक प्रभुसत्ता, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के विचार को बढ़ावा दिया, जिसके अंतर्गत राज को कानून के निर्माता के रूप में मान्यता मिल गई। यूनानी राजनीतिक चिंतन की तुलना में यह विचार एकदम नया था। देखिए यह विचार एकदम नया था कि इसके अलावा रोमन प्रणाली के अंतर्गत राज और व्यक्ति, स्टेट एंड इंडिविजुअल के बीच सीमा रेखा खींच दी गई। इन दोनों के पृथक पृथक अधिकारों और कर्तव्यों को मान्यता दी गई। राज के महत्व को स्वीकार करते हुए भी इसमें व्यक्ति को कानूनी चिंतन की धुरी के रूप में मान्यता दी गई। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज के अस्तित्व का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना था। उसके अधिकारों का अतिक्रमण करना नहीं। इस तरह राज की सत्ता अथॉरिटी की सीमा निर्धारित कर दी गई। रोमन लॉ की विस्तृत प्रणाली इसी संकल्पना पर आधारित थी कि रोम के राजनीतिक विचारकों में पॉलीबियस, सिसरो और सेनेका के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब के सकारात्मक और पॉजिटिव लॉ किसे कहते हैं? उन नियमों का समुच्चय जो किसी प्रभुसत्ता आधारित सॉवरेन की इच्छा को व्यक्त करते हैं। उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सब लोगों के लिए इन नियमों का पालन अनिवार्य होता है और इनका उल्लंघन करने वालों को प्रभावशाली ढंग से दंड दिया जाता है। फिर देखिए पॉलीबियस को सबसे देखिए। पॉलीबियस आपको देखिए यहाँ पर आपको पॉलीबियस का जीवन काल 203 ईस्वी पूर्व से लेकर 121 ईस्वी पूर्व तक। पॉलीबियस प्राचीन रोम का प्रसिद्ध दार्शनिक रहा। वह मूलतः यूनानी सैनिक था। जब रोम ने यूनान पर आक्रमण किया तो उसे बंदी बनाकर रोम लाया गया, परंतु रोम के विशिष्ट वर्ग जो यूनानी संस्कृति पर आकर्षित थे, पॉलीबियस की विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे मित्र के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर उसने अपनी विद्वता के बल पर रोमन राजमर्मज्ञ के रूप में अपनी पहचान बनाई। देखिए अब मिश्रित संविधान की मिश्रित संविधान की संकल्पना देखिए। कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पॉलीबियस ने क्या कि पॉलीबियस ने रोम की विश्व विजय का विवरण लिखने का निश्चय किया और फिर शासन की गुणवत्ता को जांचने के तरीकों पर विचार किया। अपनी प्रसिद्ध कृति हिस्ट्रीज इतिहासमाला अपनी प्रसिद्ध कृति हिस्ट्री इतिहासमाला के अंतर्गत उसने आपको रोमन शासन प्रणाली के मूल्यांकन के मुख्यतः यूनानी दार्शनिक अरस्तु के चिंतन के अनुरूप शासन प्रणाली वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके अनुसार उपयुक्त शासन प्रणालियां हैं राजतंत्र, मोनार्की, अभिजाततंत्र, अरिस्टोक्रेसी और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। इनके भ्रष्ट रूप क्रमशः ये है: निरंकुश तंत्र, टायरनी, गुटतंत्र, ओलिगार्की और भीड़तंत्र, मोब रूल। अरस्तु के ही तर्क को दोहराते हुए पॉलीबियस ने विचार रखा कि शासन के 6 रूप एक दूसरे के बाद
एक दूसरे के बाद एक चक्र की तरह प्रकट और रूप होते हैं, परंतु पॉलीबियस ने इस चक्र की व्याख्या के लिए प्राणी जगत के प्रतिरूप का प्रयोग भी किया है, जिसमें जन्म, बर्थ, समृद्धि, ग्रोथ, चरम उत्कर्ष, अकीम, पराभव, डेक्लाइन और पराभव मतलब डेक्लाइन और मतलब पतन, पराभव या पतन या मतलब डेक्लाइन और अंत इंड की अवस्थाएं देखने को मिलती है। इस सैद्धांतिक इस सैद्धांतिक विवेचन के बाद पॉलीबियस ने तर्क दिया कि रोमन राज्य शासन प्रणाली के इस उत्थान पतन चक्र को तोड़ने में सफल रहा। इसका प्रमाण यह है कि उसने अपेक्षाकृत अल्पकाल में अधिकांश विश्व पर विजय प्राप्त कर ली और अपनी संस्थाओं की स्थिरता कायम रखी है। इस सफलता कुंजी क्या? इस प्रश्न के उत्तर में पॉलीबियस ने संविधान के संतुलन बैलेंस की ओर संकेत किया। उसने तर्क दिया कि रोमन व्यवस्था शक्ति के किसी एक विशिष्ट रूप पर नहीं टिकी है। यह एक मिश्रित संविधान है। इसका एक निरंकुशतंत्रीय डेस्पोटिक पक्ष है जो काउंसिलों की शक्ति के साथ जुड़ा है। फिर सीनेट उसके अभिजाततंत्रीय अरिस्टोक्रेटिक पक्ष का संकेत देती है। अंततः जनसभा कॉमिटिया और उसके लोकप्रिय पॉपुलर या लोकतंत्रीय डेमोक्रेटिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। यह बात महत्वपूर्ण है कि अरस्तू ने शासन के स्थायित्व के लिए एक तरह की मिश्रित संविधान की कल्पना की थी। पॉलीबियस ने अपने ढंग से मिश्रित संविधान के सक्रिय रूप का उदाहरण प्रस्तुत किया। वास्तव उसने कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव न्यायपालिका, जुडिशियरी और विधायिका लेजिस्लेचर के बीच शक्ति के विभाजन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो आगे चलकर राजनीतिक चिंतन के लंबे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। परंतु उसने शासन के इन अंगों के बीच अवरोध और संतुलन चेक्स एंड बैलेंस का सिद्धांत विकसित नहीं किया, जिसे विकसित करने का श्रेय 18वीं शताब्दी फ्रांसीसी विचारक मॉन्तेस्क्यू का है। पॉलीबियस ने शासन की शक्तियों और कार्यों के विभाजन पर ही ध्यान केंद्रित किया और यह मान्यता रखी कि शासन के ये तीनों अंग अपनी अपनी पसंद से एक दूसरे का समर्थन या विरोध कर सकती है। आपके मॉन्तेस्क्यू जीवन का 1689 से 1755 ईस्वी तक रहा। निष्कर्ष कंक्लूजन क्या? पॉलीबियस ने रोमन संविधान का गुणगान करते हुए उसे संपूर्ण इतिहास में बेजोड़ बताया है। उसके अनुसार उत्तम संविधान का कसौटी यह है कि क्या उसके रीति रिवाज और कायदे कानून पावन और शुद्ध व्यक्तिगत जीवन को बढ़ावा देते हैं और क्या राज का सार्वजनिक जीवन सभ्य और न्यायपूर्ण है। इन मानदंडों के आधार पर रोमन संविधान प्राचीन यूनानी नगर राज्यों क्रीट और स्पार्टा की शासन प्रणाली से श्रेष्ठ सिद्ध होता है। पॉलीबियस के अनुसार रोमन संविधान की एक और खूबी है धर्म रिलीजन का प्रयोग। देवी देवताओं का भय यूनान वासियों के लिए नीरा अंधविश्वास ब्लाइंड फेथ बन चुका था, परंतु रोमन लोगों के उसका अर्थ कुछ और था। पॉलीबियस ने लिखा है कि यदि कहीं दार्शनिकों का देश लैंड ऑफ फिलोसफर स्थापित हो सकता है तो धर्म की जरूरत ही ना पड़ती। परंतु जब अधिकांश लोग दार्शनिक नहीं है बल्कि अस्थिर चित्त हैं, अदम तृष्णा अविवेक और क्रोध के वशीभूत, तब तक उन्हें धार्मिक संस्कारों के रहस्य में आतंक से अनुशासित करना आवश्यक है। अतः पॉलीबियस की दृष्टि में धर्म मुख्यतः नागरिकता सिटीजनशिप की सृष्टि का उपकरण है। यह सच है कि पॉलीबियस ने रोमन संविधान में रोमन संविधान आपको हरास या डीके की कुछ बीज भी देखे। उसका विचार था कि कोई सर्वथा संतुलित राज व्यवस्था भी अदम शक्ति और सर्वोच्च समृद्धि के स्तर पर ज़्यादा दिन टिकी नहीं रह सकती। फिर भी उसने रोमन राजनीति जितना भव्य चित्र प्रस्तुत किया वह यथार्थ की तुलना में बहुत अति रंजित था। प्रवर्ती इतिहास में रोमन साम्राज्य रोमन एम्पायर जैसा पतन हुआ उसका कोई पूर्व संकेत पॉलीबियस के विश्लेषण में नहीं मिलता। देखिए यहाँ पर सिसरो के बाद सिसरो आपको मार्कस तुलियस सिसरो प्राचीन रोम का मुख्य कुशल वक्ता और राजमर्मक था, जिसने सद्गुण वर्च्यू और व्यवस्था ऑर्डर के संबंध में प्राचीन यूनानी विचारों को अपनी कृतियों के माध्यम से मध्ययुगीन मसीही दर्शन के प्रति हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह प्लेटो और स्टोइक या तितिक्षावादी दार्शनिकों से विशेष रूप से प्रभावित रहा था। अब क्या मार्कस तुलियस सिसरो का जीवन काल 106
143 ईस्वी पूर्व तक रहा। स्टोइक क्या क्या स्टोइक्स क्या STOI से स्टोइक क्या होता है? प्राचीन यूनान के दार्शनिकों एक संप्रदाय जो यह मानते थे व्यक्ति को दुख सुख के प्रति उदासीन रहना चाहिए, जीवन को उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, स्थिर चित्त और देखिए यहाँ पर स्थिर चित्त और आत्मसंयम बनकर सब परिस्थितियों को सब स्थिर चित्त और आत्मसंयमी बनकर सब परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और अपनी आवश्यकताएं बहुत सीमित रखनी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या आदर्श राजनीति व्यवस्था की बात करते हैं। आदर्श राजनीति व्यवस्था देखिए आइडियल पॉलिटिकल ऑर्डर देखिए शिष्यों ने नागरिकों की राजनीतिक शिक्षा के लिए दर्शन, फिलोसफी और अलंकार शास्त्र रियोट्री करके समन्वय में बल दिया। उसने तर्क दिया कि सर्वोच्च मानवीय सद्गुण अर्जित करने के लिए यह जरूरी है कि पहले तो ज्ञान प्राप्त किया जाए, फिर व्यवहारिक स्तर पर फिर व्यवहारिक स्तर पर उसका प्रयोग भी किया जाए। देखिए यहाँ पर दर्शन हमें ज्ञान प्रदान करता है, अलंकार शास्त्र उसे प्रभावशाली रूप में व्यक्त करता है। इन दोनों के संयोग से एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था का सृजन होता है। ऐसे सांविधानिक राज कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक का जिसके अंतर्गत दूसरों को समझा बुझा कर उनमें विश्वास पैदा करके अपने वश में किया जाता है, उन पर बल प्रयोग करके नहीं। इसके अंतर्गत शास्त्र, मोनार्की, अभिजाततंत्र, एरिस्टोक्रेसी और लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बीच चिरस्थायी संतुलन स्थापित हो जाता है। शिष्यों के अनुसार देखिए सद्गुण अर्जित करने का सर्वोत्तम साधन उदार शिक्षा लिबरल एजुकेशन है, जिसमें सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल पर मणिकंचन संयोग स्थापित किया जाता है। गुणवान मनुष्य सार्वजनिक उत्तरदायित्व पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल कर व्यक्तित्व सुख संतोष प्राइवेट सेटिस्फेक्शन अनुभव करता है। अपनी दो राजनीतिक कृतियों द रिपब्लिक राज व्यवस्था और द लेगीबस विधि व्यवस्था के अंतर्गत शिष्यों ने सार्वजनिक उत्तरदायित्व की विस्तृत व्याख्या दी है। परिकृतिक अंतर रोमन राज व्यवस्था के प्रमुख तत्वों का विवरण दिया है और उनके परस्पर संबंध को सही रूप में ढालने के उपायों पर विचार किया है। दूसरी कृतिक अंतर्गत शक्ति, पावर और सत्ता अथॉरिटी में अंतर स्पष्ट किया है, जो बाद के राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण विषय बना। इसमें रोमन कानून को संवैधानिक सत्ता और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का उपयुक्त उदाहरण माना गया। स्टोइक दार्शनिक सिद्धांतों राजनीतिक जीवन का आधार बनाया गया और इसके माध्यम से अप्राकृतिक कानून नेचुरल लॉ के स्टोइक सिद्धांत को मसीह चिंतन के विचार क्षेत्र तक पहुंचाया गया है। अब हम प्राकृतिक कानून देखिए नेचुरल लॉ की बात देखिए यहाँ पर क्या कि वह कानून जो प्रकृतिक देन माना जाता है। कोई मनुष्य अपनी तर्क बुद्धि रीजन से इस कानून का पता लगा सकता है और दूसरे लोग अपनी तर्क बुद्धि से उसकी पुष्टि कर सकते हैं। इसी को प्राकृतिक कानून कहते हैं। शिष्यों ने रोमन राज व्यवस्था की परंपरागत संस्थाओं, सभाओं और असेंबली, सीनेट और दंडाधीश मजिस्ट्रेट को कायम रखने का तो समर्थन किया है, परंतु साथ ही यह मान्यता रखी है कि इन सबको एक ही व्यक्ति के मार्गदर्शन में कार्य करना चाहिए। इन सबको एक ही व्यक्ति के मार्गदर्शन में कार्य करना चाहिए। व्यवहार के यहाँ देखिए व्यवहार के धरातल पर यह सब कैसे होगा, इस बारे में देखिए यहाँ पे इस बारे में या तो वह मौन है या उसका विवरण गुम हो चुका है। ऐसा लगता है कि उसने अपने समय की राजनीति के अनुभव से निष्कर्ष निकाला था कि जनसाधन अपने आप अनुशासन में नहीं रह सकते, अतः सार्वजनिक संस्थाओं को किसी न किसी तरह के मार्गदर्शन में रखना जरूरी है। जैसा कि शिष्यों ने स्वयं स्वीकार किया कि उसकी कृतियाँ वक्तृत्व ऑडिटरी की दृष्टि से जितनी प्रभावशाली है, मौलिकता ओरिजिनलिटी की दृष्टि से वे उतनी महान नहीं है। फिर भी यह बात महत्वपूर्ण है कि शिष्यों ने राज व्यवस्था की जो रूपरेखा प्रस्तुत की, उसे प्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टस ने अपने समाज का संवैधानिक आधार बनाया और फिर 5वीं शताब्दी में सेंट ऑगस्टाइन ने दिव्यनगर सिटी ऑफ गॉड के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली विकसित कर उसका उपयोग किया। अब यहाँ पर रोमन सम्राट आपको ऑगस्टस का जीवन काल 63 ईसा पूर्व से लेकर 64 ईस्वी तक रहा और आपके यहाँ पर सेंट ऑगस्टाइन जीवन काल 352 से 30 ईसा पूर्व तक रहा। अब ये सेनेका की बात देखिए यहाँ पर क्या लूसियस एनियक सेनेका 4 ईस्वी पूर्व से 65 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन रोम का प्रसिद्ध दार्शनिक और राजमर्मक था। शुरू में उसने 2 रोमन सम्राटों गेयस और क्लाउडियस की सेवा की, परंतु अपने मौलिक विचारों के कारण उनका कोप भाजन बना। फिर वह नीरो का शिक्षक नियुक्त हुआ जो आगे चलकर रोम का सम्राट बना, परंतु बाद में नीरो का कृपापात भी नहीं रहा। सम्राट की शक्ति पर अंकुश की आवश्यकता, नीड ऑफ कंट्रोल ऑफ एम्परर्स पावर। देखिए यहाँ पर सैनिकों ने साहित्य और दर्शन की अनेक कृतियाँ प्रस्तुत की। राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से उसकी 2 कृतियाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक में सम्राट क्लाउडियस के देवीकरण
देखिए यहाँ पे एक में सम्राट, देखिए यहाँ पे एक में सम्राट क्लॉडियस, यहाँ पे देखिए एक सम्राट में, देखिए यहाँ पे एक सम्राट में, एक में सम्राट क्लॉडियस के देवीकरण, देखिए डीइफिकेशन का व्यंग्यात्मक विवरण दिया गया है। इसके अंतर्गत शक्ति के निरंकुश प्रयोग, आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज और पावर प्रवर प्रहार किया गया है, प्रबल प्रहार किया गया। दूसरी कृति में आपको राज क्षमा क्लीमेंसी के सिद्धांत का विस्तृत विवेचन किया गया है। इसमें भी देखिए, इसमें भी राजशक्ति की तर्कसंगत प्रयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। सेनेका ने तर्क दिया कि क्षमा ऐसे समाज का सद्गुण वर्च्यू है जिसे असीम शक्ति प्राप्त हो और उसका मनचाहा प्रयोग कर सकता हो। सेनेका ने लिखा है कि समाज को साधारणतः क्षमा की नीति अपनानी चाहिए, परंतु उसकी अदम्य शक्ति के सामने उसे कोई नहीं उसे परंतु उसकी अदम्य शक्ति के सामने उसे कोई यह नीति अपनाने की व्यवस्था नहीं कर सकता। उससे केवल दया की आशा ही की जा सकती है। अब यहाँ पर तीक्ष्णतावाद का समर्थन देखिए, डिफेंस ऑफ स्टोकिज्म। देखिए यहाँ पर देखिए स्टोकिज्म मतलब तीक्ष्णतावाद बोलते हैं। नैतिक और दार्शनिक चिंतन के क्षेत्र में सेनेका ने स्टोइकवाद मतलब तीक्ष्णतावाद, संबुद्धिवाद या तीक्ष्णतावाद का समर्थन किया है। स्टोइकवाद को बोलते हैं संबुद्धिवाद या तिथिछावाद का समर्थन क्या। इस विचार प्रणाली के अंतर्गत जड़, मेटेरियल और चेतन स्पिरिचुअल तत्वों में अंतर करते हुए यह तक दिया जाता है कि चेतन मुक्त देखिए चेतन तत्व मनुष्य को सत्य गुड की और देखिए आप क्या गुड की ओर ले जाता है, जबकि जड़ तत्व उसे असत्य अभी की ओर ले जाता है। इस सृष्टि में सत्य असत्य सृष्टि में आपको सत्य असत्य का संघर्ष वस्तुतः जड़ चेतन का संघर्ष है। देखिए चेतन तत्व सब मनुष्यों की समानता इक्वलिटी को मान्यता देता है, जबकि समाज का तंत्र उनमें विषमता इनइक्वलिटी स्थापित करके जड़ तत्व को बढ़ावा देता है। यही कारण है कि समाज में दास और स्लेव की स्थिति इतनी शोचनीय है। अब एक निष्कर्ष की बात करते हैं, कंक्लूजन क्या देखिए तीतिछावाद या संबुद्धिवाद के अनुसार यदि मनुष्य अपनी तर्क बुद्धि रीजन से प्राकृतिक कानून लॉ ऑफ नेचर का पता लगा ले तो उन्हें उन्हें मनुष्य की प्राकृतिक समानता में विश्वास हो जाएगा। इस दृष्टि से दास बता अप्राकृतिक है। सामान्य देखिए समाज मनुष्यों में विषमता स्थापित करके प्राकृतिक का उल्लंघन करता है। दूसरे शब्दों में दास प्रथा की तरह निर्शिष्ट टायरनी की भी अप्राकृतिक इस तरह सेनेका ने तक बुद्धि के आधार पर ऐसे कई तर्क देने का प्रयत्न किया है जिनसे समाज की अदम शक्ति को संयत किया जा सके। वस्तुतः सेनेका का नैतिक चिंतन तीतिछावाद की उस परंपरा का अंग है जिससे प्रेरित होकर प्राचीन रोम के अभिजात वर्ग ने सम्राटों के प्रति विरोध का तेवर अपनाया था। अब यहाँ पर निःसंतान देखिए आप ऐसी व्यवस्था जिसमें शासक किसी नियम कानून या संविधान से बंधा नहीं रहता है, उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं रहता है और वह प्रजा को भयभीत या आतंकित करके अपनी इच्छा पूर्ति करते, उसे हम निःसंतंत्र या टायरनी बोलते हैं। यहाँ से यह फिनिश होता है। देखिए यहाँ पर चैप्टर 8 आपको देखिए मध्ययुगीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए मध्ययुगीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन देखिए मेडिएवल यूरोपियन पॉलिटिकल थॉट देखिए आपको पहला समान विशेषता जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखिए यूरोप के देखिए यूरोप के इतिहास में रोमन साम्राज्य के पतन फॉल ऑफ रोमन एम्पायर 475 ईस्वी में से 15वीं शताब्दी उत्तरांत तक के दौर को मध्ययुग मिडिल एज कहा था। इस युग में अधिकांश यूरोप का राजनीतिक जीवन किसी सुचिंतित उद्देश्य या सिद्धांत से प्रेरित नहीं रहा। उन दिनों कुछ ऐसे विचार तो प्रचलित रहे जो रोमन परंपरा की देन थी या मसीही धर्म क्रिश्चियनिटी की शिक्षाओं में से उभर कर सामने आए थे, या सामंत फ्यूडलिज्म की परिस्थितियों से पैदा हुए थे, परंतु उन्होंने राजनीतिक संस्थाओं पर विशेष प्रभाव नहीं डाला। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो रोम के पतन के बाद एक लंबे समय तक यूरोप के राजनीतिक जीवन में रोमन न्यायशास्त्र रोमन जूरिस्प्रूडेंस का थोड़ा बहुत प्रभाव तो रहा, परंतु उस पर अन्य किसी तत्व की गहरी छाप दिखाई नहीं देती है। 15वीं शताब्दी तक आते जब यूरोप में आधुनिक राष्ट्र राज्यों मॉडर्न नेशनल का अभिभाव हुआ तब कहीं इस स्थिति में परिवर्तन आया। चूँकि मध्य यूरोप में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कोई विशेष उन्नति नहीं हो पाई, इसलिए इस युग को ही इसके मुख्य अंश को अंधकार युग डार्क एज की संज्ञा दी जाती है।
देखिए धार्मिक विषयों की प्रधानता देखिए डोमिनेंस ऑफ इक्लेसियस्टर इक्लेसियस्टिकल इशूज देखिए डोमिनेंस ऑफ इक्लेसियस्टिकल इशूज देखिए धार्मिक विषयों की प्रधानता। देखिए आप मध्ययुगीन चिंतन यहाँ जो कहा गया देखिए आपको मध्ययुगीन चिंतन ना तो इतिहास पढ़ाई था ना विज्ञान। देखिए मध्ययुगीन चिंतन ना तो इतिहास पढ़ाई था ना ही विज्ञान पढ़ाई था, उसमें रचनात्मक दृष्टिकोण का भी नितांत अभाव था। इसके अंतर्गत आस्था फैथ और विश्वास बिलीफ से जुड़ी देखिए बिलीफ से देखिए क्या कि बिलीफ से जुड़ी देखिए बिलीफ से जुड़ी हम देखिए क्या कि बिलीफ से जुड़ी मान्यताओं के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। लेकिन निरीक्षण देखिए यहाँ पर निरीक्षण ऑब्जर्वेशन अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन और प्रयोग विधि एक्सपेरिमेंटेशन के आधार पर नहीं। सारी देखिए सारी शिक्षा पर युवा पुरोहित वर्ग क्रेजी का नियंत्रण था और सारी चिंतन केंद्र बिंदु धर्म मीमांसा थियोलॉजी से संबंधित प्रश्न थे। संगठित चर्च ऑर्गेनाइज चर्च में धर्म के विषय में संगठित चर्च आपको ऑर्गेनाइज चर्च धर्म के विषय में जो भी मान्यताएं निर्धारित करता था वही संपूर्ण ज्ञान का आधार माने जाते थे। इस पर तक आर्गूमेंट करने की आज्ञा किसी को नहीं थी और सारा चिंतन कठोर रूढ़ि और डॉगमा से जकड़ा था। किसी भी देखिए यहाँ पर क्या किसी भी तरह की असहमति डिसेंट को अपधर्मिता हेरेसी की संज्ञा लेकर बेदर्दी से कुचल दिया जाता था। फिर इसके साम्यवाद की भूमिका देखिए रोल ऑफ फ्यूडलिज्म देखिए यहाँ पर रोल ऑफ फ्यूडलिज्म देखिए यहाँ पर क्या मध्ययुगीन यूरोप की क्रांति व्यवस्था सामंतवाद पर आधारित थी। इसके अंतर्गत आपको राज शक्ति देखिए आपको राज शक्ति स्थानीय जमींदारों जागीरदारों सामंतों और सरदारों में बटी रहती थी, जिन्हें अपना पद उत्तराधिकार में प्राप्त होता था। आर्थिक दृष्टि से व्यवस्था कृषि पर आधारित थी, जिसमें विभिन्न वर्गों की सामाजिक स्थिति सोशल स्टेटस भूमि का अधिकार या पट्टेदारी लैंड टेन्यूर निर्धारित होती थी। इस युग के सामाजिक जीवन में 3 वर्गों की प्रधानता थी। पारा आध्यात्मिक क्षेत्र पुरोहित वर्ग क्रेजी सर्वोपरि था। लौकिक क्षेत्र में कुलीन वर्ग नोबिलिटी का प्रभुत्व था, जिसमें राजा सामंत सरदार इत्यादि आ जाते थे। तीसरा वर्ग जनसाधारण कॉमनर्स था, जिसमें मेहनत का वर्ग के लोग टुआइलर आते थे। इसकी संख्या बहुत विशाल। धार्मिक जनसैनिक प्रशासक और मेहनतकश लोग परस्पर उत्तरदायित्व के बंधनों से बंधे थे और एक दूसरे पर आश्रित थे। लेकिन इन पारस्परिक उत्तरदायित्व को देवी विधान के साथ जोड़कर सामंतवाद की महिमा गाई जाती थी। वस्तुतः सामंतवादी व्यवस्था के 2 मुख्य लक्षणों की पहचान जरूरी है। इसका पहला लक्षण जागीरदारी वैसलेज की प्रथा थी। इसके अंतर्गत सामंत या सरदार जो भूमि पर अधिकार रखते थे और शक्ति एवं प्रतिष्ठा के संपन्न थे। अपने अपने निपति या किंग या शासक रूलर के प्रति निष्ठा से बंधे थे और जरूरत के समय उन्हें सैन्य सहायता पहुंचाने को उत्तरदायी थे। इसका दूसरा लक्षण यह था कि जनसाधारण अपने अपने स्वामित्व मास्टर्स के प्रति सेवाधार सर्विट्यूड के दायित्व से बंधे थे। देखिए यहाँ देखिए चर्च और राज का परस्पर विवाद देखिए कंट्रोवर्सी बिटवीन चर्च एंड स्टेट देखिए मध्य युग में देखिए यहाँ पर क्या कि मध्य युग में चर्च की सत्ता धार्मिक शक्ति इक्लेस्टिकल पावर की प्रतीक थी और राज्य की सत्ता और यहाँ देखिए और राज की सत्ता लौकिक शक्ति सेकुलर पावर का प्रतिनिधित्व करती थी। इन दोनों का परस्पर संबंध मध्य युग राजनीतिक चिंता का मुख्य विषय था। 9वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान साधारणतः यह माना जाता था कि राजनीतिक धर्म संगठन या पोप तंत्र पेपेसी की सत्ता सर्वोच्च है। देखिए यहाँ पर पेपेसी सत्ता सर्वोच्च है। देखिए आप इस सिद्धांत का निर्माण करते समय प्राचीन यूनानी और रोमन लेखकों विचारकों को सांसारिक जीवन वर्ल्ड अफेयर का विषय मानकर परे रख दिया गया था और बाइबल तथा धर्माचार्यों चर्च फादर की कृतियों को संपूर्ण ज्ञान के स्रोत के रूप में मान्यता दी गई। देखिए मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत कुछ विषयों पर सब लोग असहमत है। आरजी गेटर के शब्द प्राचीन रोम का प्रेत लोगों के मानस पटल पर मंडराता रहता था। जहाँ दूर यूरोप की
देखिए जहाँ यूरोप की एकता का विचार अपनी जड़ें जमा चुका था, देखिए साधारणतः यह विश्वास किया जाता था कि पूरे यूरोप के लिए एक चर्च और एक राज्य होना चाहिए। इन दोनों देखिए इन दोनों में से प्रत्येक देखिए इन दोनों में से प्रत्येक की सत्ता का अपना-अपना प्रमुख होना चाहिए। चर्च और राज्य को एक ये चर्च और राज्य को देखिए यहाँ पर चर्च और राज्य को एक ही प्रणाली के अंतर्गत जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण सत्ता मूलतः एक ही दिव्य सोच से जन्म लेती है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल थॉट, राजनीति चिंतन का इतिहास 1953 उन दिनों सारे एक मिनट देखिए यहाँ पर उन दिनों सारे यूरोपवासी ऐसे विश्वजनीन समाज में आते थे जो रोमन समाज के दौरान अस्तित्व में आया था। ऐसा लगता था जैसे मसीही जगत के रूप में रोमन समाज फिर से जी उठा हो। देखिए वैसे तो चर्च और राज एक ही समाज के रूप में जुड़े थे, फिर भी इस समाज के दो देखिए यहाँ पर फिर भी इस समाज की दो सरकारें थी। फिर भी समाज की दो सरकारें थी। एक सरकार आध्यात्मिक जगत एक सरकार यानी कि एक सरकार आध्यात्मिक जगत पर शासन करती थी, दूसरी लौकिक जगत पर शासन करती थी। ईसाई लेखकों ये देखिए ईसाई लेखकों ने इस शक्ति को देखिए इस स्थिति को दो शक्तियों के सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ टू सॉर्ड्स के रूप में व्यक्त किया। देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ टू सॉर्ड्स के रूप में व्यक्त किया। इससे संपूर्ण सत्ता पोप और सम्राट के बीच बढ़ गई और यह माना जाने लगा कि ईसाई समाज को अमरत्व प्राप्त करने के लिए धर्माध्यक्ष की जरूरत है। और धर्माध्यक्ष को देखिए यहाँ पर क्या और धर्माध्यक्ष को लौकिक मामलों के प्रबंध में समाज की सरकार से सहायता लेनी पड़ती थी। शुरू में धरती पर शासन चलाने के लिए लौकिक और आध्यात्मिक सत्ता से इस सामंजस्यपूर्ण विभाजन देखिए हारमोनियस डिवीजन को देवी आदेश के व्यक्ति माना गया। और ये आशा की गई कि ये दोनों एक दूसरे के सीमा क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। परंतु मध्ययुगीन परिस्थितियों में व्यवहारों के आधार पर लौकिक और आध्यात्मिक मामलों में इस तरह का अलगाव ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। अतः कालांतर में दोनों तरह की सत्ताएं अपनी अपनी शक्तियों के विस्तार के उद्देश्य एक दूसरे पर अपनी सीमाओं का अतिक्रमण का आरोप लगाने लगी। इस तरह चर्च और महाराज का विवाद मध्ययुगीन यूरोपीय चिंतन का मुख्य मुद्दा बन गया। हालांकि मध्ययुग का अंतिम दौर परिषदीय आंदोलन देखिए द क्लोज ऑफ मिडिल एज द काउंसिलियर मूवमेंट देखिए मध्ययुग के अंतिम दौर में निरे धार्मिक विषयों के चिंतन का महत्व कम होने लगा और बौद्धिक दृष्टिकोण में एक नया मोड़ आ गया। इस दौर में आपको आलोचनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को महत्व दी जाने लगी, जिससे धीरे धीरे मध्ययुग की पांडित्यवादी रूढ़ियों एस्कोलिस्टिक डोगमास और मिथ्स को सैद्धांतिक चिंतन के मैदान से बाहर कर दिया। राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार पॉलिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बीच शब्दावली का जो खाई पैदा हो गई तो उसे पाटने में इससे बहुत सहायता मिली। अब क्या पांडित्यवादी एस्कोलिस्टिक किसको बोलते हैं? पांडित्यवादी एस्कोलिस्टिक किसे बोलते हैं? देखिए वह दृष्टिकोण जो मध्ययुग के अंतिम दौर में यूरोपीय चर्च से जुड़े दार्शनिक और धर्मशास्त्रवेताओं के चिंतन पद्धति को व्यक्त करता था। इसके अंतर्गत आपको मसीह धर्मशास्त्र क्रिश्चियन थियोलॉजी को प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु के चिंतन के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया गया था। लेकिन इस दौर की मुख्य विशेषताएं थी सामंतवाद का पतन और राष्ट्रीय राजतंत्र नेशनल मोनार्कीज का उदय, वाणिज्य व्यापार ट्रेड एंड कॉमर्स और शहरों का विस्तार, पोप तंत्र का प्रभाव और चर्च काउंसिल का आविर्भाव। देखिए अब विश्व एकता देखिए यहाँ पर क्या विश्व एकता और चर्च के राज के मध्ययुगीन आदर्शों को कार्य रूप देना संभव नहीं रहा। सामंत सरदारों यहाँ देखिए क्या कि सामंत सरदारों और पुरोहित वर्ग का राजनीतिक महत्व कम होने लगा था। निरपति किंग और जन साधारण कॉमनर्स देखिए कॉमनर्स का महत्व बढ़ने लगा। ऐसी हालात में देखिए ऐसी हालात में चर्च और राज का परस्पर विवाद सार्वजनिक और चर्चा का विषय नहीं रहा। उसकी जगह राष्ट्र राज्यों के भीतर राजतंत्र और जन साधारण की सत्ता रॉयल एंड पॉपुलर अथॉरिटी का परस्पर विवाद सामान्य चर्चा का विषय बन गया।
और भिन्न-भिन्न देखिए यहाँ पर क्या और देखिए यहाँ पर क्या और भिन्न-भिन्न देखिए यहाँ पर और भिन्न-भिन्न राष्ट्र राज्यों के बीच युद्ध, वाणिज्य और कूटनीति डिप्लोमेसी के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता देखिए इंटरनेशनल राइवलरी बढ़ने लगी। 15वीं शताब्दी के आरंभ का परिस्थिति आंदोलन इन्हीं परिस्थितियों का परिणाम था। इसका उद्देश्य था चर्च के संगठन के अंतर्गत पोप की अन्य सत्ता की जगह एक प्रतिनिधि चर्च परिषद की सत्ता स्थापित करना। इस दौर में देखिए यहाँ पर इस दौर में चर्च को मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी के रूप में देखा जाने लगा। अतः यह अनुभव किया गया कि उसका संगठन भी अन्य अतः यह अनुभव किया गया कि उसका संगठन भी अन्य मानव समाज का अनुरूप होना चाहिए। इस प्रवृत्ति ने ऐसे सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत कर दिए जिनके आधार पर आगे चलकर निरपैक्ष सत्ता की जगह प्रतिनिधि संसदों की सत्ता का वर्चस्व स्थापित करने का रास्ता खुल गया। मुख्य विचार देखिए आपको क्या मुख्य विचार लीडिंग थिंकर्स की बात देखिए मध्य युग के राजनीतिक विचारकों में सेंट ऑगस्टाइन, जॉन ऑफ सॉल्जबरी, सेंट थॉमस एक्विनॉस, दांते देखिए आप दांते एलिगियरी और मार्सिलियो और पादुआ के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब के यहाँ पर सेंट ऑगस्टाइन देखिए सेंट ऑरेलियस ऑगस्टाइन 5वीं शताब्दी के शुरू का प्रसिद्ध मसीह राजनीति दार्शनिक था। उसे ऑगस्टाइन ऑफ हिप्पो भी कहा जाता है। और सेंट ऑगस्टाइन का जीवन काल आपको 301 से लेकर 430 ईस्वी तक रहा। देखिए यहाँ पर क्या कि आपको इसमें देखिए आपको उसका जब आज के अल्जीरिया में हुआ था। उसने उत्तरी अफ्रीका में रोम और लैटिन अलंकार शास्त्र, लैटिन रिहोट्रिक का प्रशिक्षण प्राप्त किया। और इसी विषय का प्रोफेसर मिलान के बिशप अम्ब्रोस से मिलने के बाद ऑगस्टाइन लैटिन अनुवादों के माध्यम से नव प्लेटोवादी दर्शन न्यू प्लेटोनिक फिलोसफी का अध्ययन किया और 386 ईस्वी को मसीह धर्म को अपना लिया। वो पहला ऐसा विचारक था जिसने मसीह विश्वास के अनुसार राज के उद्देश्य देखिए आप क्या राज के उद्देश्य और भूमिका की नई परिभाषा दी। अब देखिए प्लेटोवाद देखिए न्यू प्लेटोनिज्म देखिए यहाँ पर वह सिद्धांत जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के चिंतन को नए संदर्भ में रखकर देखता है। देखिए यहाँ पर नए संदर्भ में रख कर देखता है। यह सिद्धांत देखिए यहाँ पर क्या यह सिद्धांत विश्व की बुनियादी एकता को तो स्वीकार करता है, परंतु दो तरह के लोगों में अंतर करता है। एक तरह के लोग भौतिक सुख को ही समझते हैं, जबकि दूसरी तरह के लोग भौतिक सुख में ही जीवन की सार्थकता की तलाश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ देखिए राज के प्रति मसीही दृष्टिकोण देखिए यहाँ पर राज के प्रति मसीही दृष्टिकोण देखिए यहाँ पर राज के प्रति मसीही दृष्टिकोण देखिए क्रिश्चियन व्यू ऑफ द स्टेट की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए ऑगस्टाइन देखिए हम क्या ऑगस्टाइन के जीवन काल में मसीही धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। चौथी शताब्दी के देखिए यहाँ पर चौथी शताब्दी के आरंभिक दौर में रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने मसीही धर्म को रोम सरकार के धर्म के रूप में अपना लिया। देखिए सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का जीवन काल 280 से लेकर 337 ईस्वी पूर्व तक रहा। फिर 410 ईस्वी में कुछ पर्वत जातियों ने रोम पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया। बहुदेववादी मतलब पैगन्स ने रोम के पतन का कारण यह बताया कि वहाँ उनके पुराने देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी गई थी और मसीह धर्म राज्य की रक्षा के प्रति उदासीन था। ऑगस्टाइन ने अपनी प्रसिद्ध की थी सिटी ऑफ गॉड ईश्वरीय नगर 413 से 425 के बीच के अंतर्गत इन बहुदेववादियों के तर्क का उत्तर देने का प्रयत्न किया। इसमें उसने राज्य के प्रति मसीह दृष्टिकोण विस्तृत विवेचन किया और चर्च राज्य को उपयुक्त संबंध प्रकार राज्य ऑगस्टाइन के बाद अनेक शताब्दियों तक राजनीतिक दर्शन चर्चा का मुख्य विषय रहा। देखिए अब पुराने राजनीति दार्शनिक राजनीतिक समस्याओं को समझने के लिए राजनीति के क्षेत्र से आगे बढ़कर तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स की सहायता तो लेने लगे थे, परंतु ऑगस्टाइन पहला ऐसा राजनीतिक दार्शनिक था जिसने लौकिक सेकुलर और धार्मिक रिलीजियस क्षेत्रों के बीच सीमा रेखा खींचकर राजनीतिक दर्शन की उपयुक्त सीमाओं की समस्या सामने रखी। ये क्रमशः राज, स्टेट और चर्च के क्षेत्र थे जिनमें अंतर करना जरूरी था। ऑगस्टाइन ने अरस्तु की तरह यह स्वीकार किया कि राज स्वतंत्र मनुष्यों पर स्वतंत्र मनुष्यों का शासन रूल ऑफ फ्री मैन ओवर फ्री मैन है। प्रकृति यह मांग करती है कि मनुष्य के लिए राज का अस्तित्व जरूरी है। इसके सरोकार का सही विषय न्यायपूर्ण व्यवहार
जस्ट ड्रीम मतलब न्यायपूर्ण व्यवहार होता है और उत्तम आचरण गुड मैनर्स है। परंतु उसने यह स्वीकार नहीं किया कि मानव जीवन की सार्थकता के लिए राज की नागरिकता ही पर्याप्त है। अब के तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स समझ क्या देखिए दर्शन फिलोसफी की एक शाखा जिसमें देखिए जिसमें मुख्यतः इस प्रश्न विचार करते हैं कि सृष्टि का कोई तो यथार्थ अस्तित्व है भी या नहीं। यदि वह कुछ है तो वह क्या है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के साधारणतः अनुभवातीत ज्ञान आपको ट्रांसस्कंडर नॉलेज का सहारा लिया जाता है, क्योंकि अनुभव मूलक ज्ञान एम्पिरिकल नॉलेज के आधार पर इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। ऑगस्टाइन आपको राज की उत्पत्ति पाप सिन और पाप भावना गिल्ट से नहीं मानी, जैसा कि और कुछ व्याख्याकार बताते हैं, बल्कि उसने विचार प्रस्तुत किया कि जो राज लालसा एम्बिशन और अहंकार प्राइड पर टिका हुआ स्वतंत्र मनुष्यों पर स्वतंत्र मनुष्यों का शासन नहीं रह जाता, बल्कि उसमें शासक अपनी प्रजा को दास बनाकर उस पर अत्याचार करने लगते हैं। केवल ऐसे राज्यों की उत्पत्ति पाप और पाप भावना से होती है। मतलब क्या मतलब यह कि राज संस्था अपने आप में बुरी नहीं है। अच्छे और बुरे राज की अलग अलग पहचान होती है। आदम के पाप के कारण मनुष्य आत्महत्या सेल्फ लव के जाल में फंस गया और आत्मज्ञान था आत्मसंयम से वंचित हो गया। इससे संसार में लड़ाई झगड़े और अशांति का आविर्भाव होता है। राज की स्थापना ईश्वर की स्वीकृति से हुई, ताकि वह यथासंभव सांसारिक शांति कायम कायम रख सके। समान राज की परिभाषा स्वतंत्र मनुष्यों के देखिए यहाँ पर समान राज्य की देखिए यहाँ पर क्या समान राज्य की स्थापना देखिए यहाँ पर क्या समान राज्य की परिभाषा को स्वतंत्र मनुष्यों के शासन के रूप में देखकर ऑगस्टाइन ने सत्तावाद और ऑथोरिटेरियनिज्म का खंडन किया और यह विचार आगे चलकर पश्चिमी राजनीतिक दर्शन का मुख्य सिद्धांत बना। अब यहाँ पर सत्तावाद ऑथोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है देखिए यहाँ पर इसमें जो ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसी मान व्यक्ति विचारधारा आइडियोलॉजी या धर्म ग्रंथ को सर्वथा प्रामाणिक मानकर सब लोगों को उसके निर्देशों का पालन करना होता है। किसी को उन पर प्रतिष्ठित लगाने का अधिकार नहीं होता। उसी को हम बोलते हैं सत्तावाद बोलते हैं। अब देखिए दो नगरों की संकल्पना देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ टू सिटी देखिए यहाँ पर देखिए ऑगस्टाइन के अनुसार मानव इतिहास दो तरह के नगरों के परस्पर संबंध की क्रमिक अभिव्यक्ति है। पार्थिव नगर या अर्थली सिटी और दिव्य नगर हेवनली सिटी के पार्थिव नगर के निवासियों में आपको स्वार्थ या आत्मरति सेल्फ लव की प्रधानता रहती है। दिव्य नगर के निवासियों में ईश्वर प्रेम की देखिए पार्थिव नगर का इतिहास इस लोक का इतिहास है। यह मनुष्य के राजनीतिक जीवन का वृत्तांत है। दिव्य नगर का इतिहास मोक्ष से सेलिब्रेशन का इतिहास है। यह ईश्वर के साथ मनुष्य के संबंध का इतिहास है। यह बात ध्यान देने की ऑगस्टाइन की ये दोनों नगर ये दोनों नगर क्रमशः राज और चर्च के समीपवर्ती नहीं, अर्थात उसका अभिप्राय यह नहीं कि राज पार्थिव नगर का प्रतीक और चर्च दिव्य नगर का। वह राज की अवमानना नहीं करना चाहता था, बल्कि उसने यह शिक्षा दी कि राज के भीतर रहकर कर्म करना दिव्य नगर के नागरिकों का कर्तव्य है। केवल उन्हें वहाँ की बुराइयों लालसा और अहंकार से बचना चाहिए। दूसरे शब्दों में लोग राज की छत्रछाया में रहकर अपने लौकिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन एक साथ कर सकते हैं। ऑगस्टाइन ने लिखा है कि केवल ईश्वर की कृपा पर द ब्लेसेड ही राज को उसके उपयुक्त साध अर्थात लौकिक सर्वहित की ओर ले जा सकते हैं। ईश्वर और दिव्य कानून डिवाइन लॉ की अपेक्षा करने पर राज में इस साध की सिद्धि का कोई भी प्रयत्न विफल हो जाएगा। ऑगस्टाइन आपको दिव्य नगर की विशेषता के आधार पर पार्थिव नगर के लिए आदर्श कायदे कानून और प्रशासन व्यवस्था का प्रतिरूप प्रस्तुत किया। उसने यह स्वीकार किया कि राज अपने आप में शुभ गुड या अशुभ अभिल नहीं है, बल्कि जब चर्च के मंत्र संस्कार मिनिस्ट्रेशन के माध्यम से उसमें दिव्य नगर के गुणों का प्रवेश कराया जाता है, तब वह शुभ गुड बन जाता है। लेकिन निष्कर्ष कंक्लूजन की बात यहाँ पर हम करते हैं। देखिए निष्कर्ष कंक्लूजन हम देखिए क्या कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास में ऑगस्टाइन को सिसरो के बाद थॉमस एक्विनॉस से पहले का सबसे महान विचारक माना जाता है। उसने धार्मिक प्रभुत्व के युग में राज की सही से भूमिका और स्थान की पहचान की और राज और चर्च के परस्पर संबंध को सही परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने का प्रयत्न किया। देखिए यह ऐसा मुद्दा था
जो यह ऐसा मुद्दा था जो उसके बाद शताब्दियों तक राजनीति दर्शन का मुख्य विषय बना रहा। उसे आधुनिक राजनीति दर्शन और चित्समत राजनीति दर्शन के बीच के पुल की आधारशिला कहा जाता है। उसके युग में जब धार्मिक मान्यताओं के दबाव के कारण राज को अशुभ माना जाने लगा था, तब उसने राज के शुभ और अशुभ रूपों में अंतर स्पष्ट किया और राज की खोई हुई प्रतिष्ठा को कुछ शर्तों के साथ फिर से स्थापित करने का बीड़ा उठाया। परंतु जैसा कि उस युग में स्वाभाविक था, उसने राज की प्रतिष्ठा बढ़ाने के चर्च की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया। देखिए आप उसके बाद कहीं 13वीं शताब्दी में आकर देखिए आकर सेंट थॉमस एक्विनोस ने राज्य के स्वरूप और भूमिका को एक नए दृष्टिकोण से देखा और अंगस्टाइन की स्थिति से थोड़ा हटकर कुछ करने का प्रयत्न किया। अब देखिए हम क्या सिसरो का जीवन काल 106 से 143 ईस्वी पूर्व तक रहा। फिर आपको देखिए और थॉमस एक्विनोस का जीवन काल आपको 1225 से 1214 ईस्वी तक रहा। अब फिर आपको आगे देखिए क्या एक्विनोस का जीवन काल आपको 1225 से 1214 ईस्वी तक रहा। अब देखिए जॉन ऑफ सॉल्सबरी देखिए कि जॉन ऑफ सॉल्सबरी के जीवन का 1115 से 1180 ईस्वी तक रहा। जॉन ऑफ सॉल्सबरी का मध्ययुगीन अंग्रेज राजनीति सिद्धांत का था। उसे 12वीं शताब्दी का ऐसा मानववादी ह्यूमनिस्ट माना जाता है जिसे प्राचीन काल के प्रमाणिक ग्रंथ और लेटिन साहित्य शास्त्र में विशेष अभिरुचि थी। वह प्राचीन रोमन विचारक सिसरो के गणतंत्रवाद रिपब्लिकनिज्म से विशेष रूप से प्रभावित था। अपने युग के सार्वजनिक जीवन और धार्मिक प्रशासन के क्षेत्र में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए मानववाद ह्यूमनिज्म की बात यहाँ पर की, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ह्यूमनिज्म क्या होता है? साहित्य और कला के क्षेत्र में वह सिद्धांत जो मनुष्य की भावना, उनके दुख सुख, व्यवस्थाओं और अभिलाषाओं का व्यक्ति को बढ़ावा देता है और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में यह सिद्धांत मनुष्य की गरिमा डिग्निटी को स्वीकार करता है। यह मनुष्य की क्षमताओं को पहचाने और उन्नत करने के साधनों की मांग करता है। उसी को मानववाद कहते हैं। गणतंत्रवाद रिपब्लिकनिज्म क्या होता है? इसमें यह विचार कि सार्वजनिक मामले पब्लिक अफेयर सार्वजनिक सरोकार पब्लिक कंसर्न का विषय होना चाहिए। अतः राज्य का प्रबंध सक्रिय नागरिक को एक्टिव सिटीजन का कृत्य है। सम्राट हो अभिजात वर्ग या राजनीतिक दलों का नहीं। अब देखिए निश्चित तंत्र पर प्रहार अटैक ऑन टायरनी। देखिए यहाँ पर निश्चित तंत्र या टायरनी हम क्या होता है? ऐसी व्यवस्था जिसमें शासक किसी का नियम कानून या संविधान से नहीं बना रहता। उसमें देखिए उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता और वह प्रजा को भयभीत या आतंकित करके अपनी इच्छा पूर्ति करता है। देखिए आप ऐसी व्यवस्था जिसमें शासक किसी नियम कानून या संविधान से नहीं बना रहता, उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता और वह राज को भयभीत या आतंकित करके अपनी इच्छा पूर्ति करता है। देखिए हम जॉन की प्रसिद्ध कृति देखिए जॉन की प्रसिद्ध कृति पॉलिक्रेटिकस आदर्श शासक 1169 ग्रंथ उत्तम शासन की विशेषताओं से चर्च चर्च और राज की परस्पर संबंध का विवेचन किया गया है। जॉन ने उत्तम शासन के नैतिक आधार पर बल देते हुए निश्चित तंत्र का प्रहार किया है। निश्चित सम्मति का प्रहार किया। उसने अनेक अत्याचारी शासकों के उदाहरण देकर यह दिखाया कि ईश्वर प्रकोप के कारण किस तरह उनका दुखद अंत हुआ। जॉन पर ऐसा मध्ययुगीन विचारक था जिसने निश्चित तंत्र शासक हुआ देखिए टायरनी साइड का समर्थन किया, परंतु उसकी मुख्य कारण यह थी कि निरसस शासक को ईश्वर स्वयं दंड देता है। जन साधारण के लिए उचित नहीं होगा कि वे कानून को अपने हाथ में लेकर हिंसा, रक्तपात, क्रांति और गृहयुद्ध में उलझ जाए, क्योंकि इन सब के परिणाम बहुत भयानक होते हैं। यदि वे धैर्यपूर्वक अत्याचार सहन करते हुए ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे तो अत्याचारी शासक के पाप का घड़ा एक दिन स्वयं फूट जाएगा और जनता को सुख शांति का वरदान मिलेगा। जॉन का वास्तविक आपको निरसंस शासकों को चेतावनी देना था। प्रजा को उनके विरुद्ध भड़काना नहीं था। चर्च और राज का परस्पर संबंध देखिए यहाँ पर रिलेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट। चर्च और राज के परस्पर संबंध की चर्चा करते जॉन ने संकेत किया कि चर्च का कार्य राज का मार्गदर्शन करना। जॉन के अनुसार कोई कानून ईश्वर की देन है, अतः इसका सबसे प्रामाणिक ज्ञान चर्च के उच्चाधिकारियों को होता है। उच्चाधिकारियों को होता है। लौकिक शासकों टेम्पोरल रूलर्स को कानून की शिक्षा पुरोहित प्रायः से प्राप्त करनी चाहिए, परंतु नैतिक कानून स्वयं मनुष्य के अंतरात्मा पर अंकित होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य अपने तर्क बुद्धि रीजन का प्रयोग करके उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जॉन ने शिष्यों की विचार शैली के अनुरूप प्राकृतिक कानून नेचुरल लॉ के बारे में अपनी संकल्पना विकसित की। उसने तर्क दिया कि जहाँ दिव्य कानून डिवाइन लॉ मौन प्रतीत है, वहाँ
वहाँ मनुष्य अपनी तर्क बुद्धि रीजन का सहारा लेकर नैतिक प्रश्नों का समाधान कर सकता है। सच्चा समाज एक प्राकृतिक या भौतिक सत्ता भी है। देखिए, अब सच्चा समाज एक प्राकृतिक या भौतिक सत्ता भी है, आध्यात्मिक सत्ता भी है। मनुष्य अपने यहाँ देखिए मनुष्य अपने देखिए यहाँ पे क्या मनुष्य अपने स्वभाव से हैवान भी है और महात्मा भी है। मानव समाज मनुष्यों का समूह भी है और सच्चे धर्मानुयायियों का समागम भी। इसमें प्राकृतिक और दिव्य तत्व मिलकर कार्य करते हैं। उत्तम शासक उत्तम मनुष्य का प्रतिरूप भी होना चाहिए। ईश्वर की देखिए ईश्वर की महिमा देखिए ईश्वर की महिमा का प्रतिनिधि भी होना चाहिए। प्राकृतिक कानून नेचुरल लॉ किसे कहते हैं? देखिए वह कानून यहाँ पर वह कानून जो प्राकृतिक देन माना जाता है। कोई मनुष्य अपनी तर्क बुद्धि रीजन से इस कानून का पता लगा सकता है और दूसरे लोग अपनी तर्क बुद्धि से उसकी पुष्टि कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या जॉन ने देखिए क्या जॉन ने राज या सार्वजनिक सत्ता रिपब्लिक की तुलना जीवित प्राणी लिविंग ऑर्गेनिज्म से की है, जिसका देखिए जिसमें शीर्ष था दूसरे अंग होते हैं। शासक इसका शीर्ष है। उसे यह देखना चाहिए कि उसकी प्रजा भी दिव्य नियमों के अनुरूप आचरण करे, क्योंकि दिव्य कानून इस धरती पर लौकिक कानून के रूप में प्रकट होता है। शासक की आज्ञाप्तियों और डिक्री धर्म के नियम कॉमन देखिए कैनोन लॉ धर्म के नियम को बोलते कैनोन लॉ के अनुरूप होने चाहिए। देखिए चूंकि शासक दिव्य न्याय डिवाइन इक्वलिटी के सेवक के नाते धरती पर न्याय की रक्षा करते, इससे वह किसी बाह्य कानून दायित्व लीगल ऑब्लिगेशन से नहीं बना रहा था। प्रजा को इसी रूप में राजा का सम्मान करना चाहिए। न्यायप्रिय राजा के विरुद्ध किसी तरह का विद्रोह स्वयं ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह है। आदर्श शासक को अपने राज्य में प्राकृतिक और आध्यात्मिक लौकिक और दिव्य तत्वों के बीच संतुलन कायम रखना चाहिए। देखिए जॉन के अनुसार हेनरी द्वितीय ने पुरोहित उन्मुक्तियों क्लर्किकल इम्यूनिटी पर प्रहार करके इस संतुलन को भंग कर दिया था। हेनरी द्वितीय के जीवन का आपको 1724 ईस्वी तक रहा। अब कि जॉन ने आह्वान किया कि इस संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए पुरोहित वर्ग क्लर्जी और जनसाधारण को मिलकर एक हो जाना चाहिए और ऐसे निरस्त शासक को हटा देना चाहिए जिसका आचरण आपको पशु वृत्ति से प्रेरित हो और न्याय वृत्ति से नहीं। देखिए यहाँ पर जॉन के दर्शन ने 14वीं शताब्दी के इतालवी जॉन के दर्शन आपको 14वीं शताब्दी के इतालवी न्यायविदों और फ्रांसीसी मानववादियों को विशेष रूप से प्रभावित किया। वह उस युग का विचारक था जब चर्च को राज का नैतिक था। उस युग का विचारक था जब चर्च को राज की नैतिकता और न्यायवृत्ति का रक्षक माना गया था। और इन दोनों के विवाद ने उग्र रूप धारण नहीं किया था, क्योंकि वह उस युग का विचारक था जब चर्च को राज की नैतिकता और न्यायवृत्ति का रक्षक माना जाता था। और इन दोनों ने विवाद के उन्हें उग्र रूप धारण नहीं किया था। इन दोनों के विवाद ने उग्र रूप धारण नहीं किया था। अब देखिए सेंट थॉमस एक्विनोस देखिए यहाँ पर सेंट थॉमस एक्विनोस जीवन का 25-34 ईस्वी तक रहा। देखिए सेंट थॉमस मध्य का सबसे महान धर्म मीमांसक थियोलॉजियन था। 13वीं शताब्दी के मध्य में अरस्तु की अमरकृति पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र लैटिन अनुवाद प्रकाशित हुआ, जो कई शताब्दियों से अज्ञात रही थी। एक्विनोस इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने अरस्तु के दर्शन को मसीह धर्म की मान्यताओं के साथ समृद्ध करके धर्मशास्त्रीय नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों की ऐसी प्रामाणिक प्रणाली प्रस्तुत की जो रोम कैथोलिक शिक्षा का आधार बने। अब प्राकृतिक कानून का सिद्धांत देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल लॉ देखिए यहाँ पर अपनी प्रसिद्ध कृतियों को सम्मा थियोलॉजिया धर्म मीमांसा वास्तुतंत्र के अंतर्गत एक्विनोस ने चार तरह के कानून की पहचान की। पहला के शाश्वत कानून इटर्नल लॉ, दूसरा के प्राकृतिक कानून नेचुरल लॉ, और तीसरा को दिव्य कानून डिवाइन लॉ, और चौथा को देखिए मानवीय कानून ह्यूमन लॉ या सकारात्मक कानून पॉजिटिव लॉ। इनकी व्याख्या करते हुए एक्विनोस ने यह संकेत दिया कि शाश्वत कानून ईश्वर का कानून है, जो सृष्टि के मूल उद्देश्य या ध्येय के बारे में ईश्वर की सूझबूझ और योजना को व्यक्त करता है। अतः वे सब कानून जो सद्विवेक राइट रीजन के अनुरूप हो शाश्वत कानून की देन है। प्राकृतिक कानून सिद्धांतों में निहित है जिन्हें विवेक से प्राणी स्वभाव से ही मान्यता देते हैं और उनका पालन करते हैं। दूसरे शब्दों में यह शाश्वत कानून का वह अंग है जो सांसारिक स्तर पर मानव विवेक के माध्यम से प्रकट होता है। दिव्य कानून ईश्वर के धर्मादेशों कमांडमेंट्स में निहित है, जिनका ज्ञान धर्म ग्रंथों स्क्रिप्चर्स के माध्यम से प्राप्त होता है। यह मनुष्य के मार्गदर्शन के प्राकृतिक कानून के पूरक की भूमिका निभाता है।
देखिए यहाँ पर क्या इसमें निभाता है, फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर अंत यहाँ के अंत मानवीय कानून या सकारात्मक कानून विशिष्ट कानूनी अधिनियमों लीगल इनेक्टमेंट किसी में निहित है जिन्हें विवेक से पानी देखिए यहाँ पर निहित है। देखिए यहाँ पर क्या अंततः मानवीय कानून या सकारात्मक कानून उन विशिष्ट कानूनी अधिनियम और लीगल इनेक्टमेंट में निहित है जिन्हें विकसित पानी अपनी संस्थाओं का उपयुक्त प्रशासन के बनाते हैं। इन 4 तरह के कानून में एक्विनॉक्स ने प्राकृतिक कानून की भूमिका विशेष बल दिया। उसने तर्क दिया कि संपूर्ण सृष्टि की तरह मनुष्य में भी शुभ गुड की ओर झुकाव पाया जाता है और अतः वे आत्मरक्षा के साथ साथ अपनी संतान के पालन पोषण का दायित्व भी संभालते हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति ईश्वर के बारे में सत्य की जिज्ञासा और सामाजिक जीवन। मनुष्य स्वभाव से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। वह एकमात्र सचेतन और विवेक से प्राणी है। प्राकृतिक कानून का ज्ञान केवल मनुष्य में पाया जाता है। इसका ज्ञान उसे यह प्रेरणा देता है कि वह अज्ञान इग्नोरेंस से परे रहे और अपने साथियों से कोई हानि ना पहुंचाए। अतः सब मनुष्य सत्य, ट्रूथ और न्यायोचित राइट एक ही मानदंड को मान्यता देते हैं और जो सबको समान रूप से विदित होता है। परंतु इस नियत निश्चित मानदंड का प्रयोग करते हुए भी लोग विशेष परिस्थितियों में भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए आप ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ इन निष्कर्षों में भी अंतर आ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि समय के साथ प्राकृतिक कानून बदल जाता है, बल्कि इसकी नई व्याख्या सामने आने पर इसके अर्थ का विस्तार हो जाता है। कुछ विचारक यह मानते हैं कि सकारात्मक कानून उन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देता है जहाँ प्राकृतिक कानून मौन हो। इसके विपरीत एक्विनोक्स यह मानता है कि प्राकृतिक कानून देखिए प्राकृतिक कानून इतना समृद्ध है कि उसके आधार पर संपूर्ण सकारात्मक कानून का निर्माण कर सकते हैं। एक्विनोक्स का एक और महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उसने प्राकृतिक कानून की संकल्पना को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, इंटरनेशनल रिलेशन के क्षेत्र में लागू करने का प्रयत्न किया। उसने तर्क दिया कि धरती के सारे राजा या सारे दिव्य सत्ता डिवाइन अथॉरिटी के प्रति उत्तरदायी है। फिर उसने राज्यों के बीच न्यायपूर्ण व्यवहार, जस्ट डीलिंग के नियम निर्दिष्ट के न्यायपूर्ण युद्ध, जस्ट वार की परिभाषा देते हुए उसने इसके दो पक्षों पर विशेष बल दिया। अपराध को ऐसा युद्ध जो न्यायपूर्ण थे, देखिए जस्ट कॉज की पूर्ति के लिए शुरू किया जाता है और ऐसा युद्ध जो शत्रुओं के बीच न्यायपूर्ण व्यवहार के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाता है। इस तरह इक्विनोक्स सबको अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ के एक महत्वपूर्ण पक्ष के विकास का पूर्व संकेत दे दिया। अब यहाँ पर देखिए राजनीतिक समुदाय का स्वरूप देखिए आप नेचर और पॉलिटिकल कम्युनिटी देखिए यहाँ पर एक्विनोक्स ने आपको राजनीतिक समुदाय या राजनीतिक समाज, पॉलिटिकल सोसाइटी के बारे में सेंट ऑगस्टाइन की 354-430 के बीच के निराशावाद का त्याग कर अरस्तु इस विचार का समर्थन किया कि राज का अस्तित्व सर्वजीवन गुड लाइफ की सिद्धि के लिए और सब हित कॉमन गुड और अपने आप में व्यक्तिगत हित इंडिविजुअल गुड से भिन्न भी है। देखिए और वर्णनीय भी है। देखिए एक्विनोक्स ने स्वीकार किया कि राजनीतिक समुदाय एक प्राकृतिक संस्था, नेचुरल इंस्टीट्यूशन है जो तक बुद्धि या विवेक रीजन पर आधारित है। यह देखिए मनुष्य के पाप से सीन का फल नहीं है जैसा कि कुछ धर्मीमांसक मानते थे। एक्विनोक्स के अनुसार यदि मनुष्य कभी पाप ना करता तो भी राज संस्था विद्वान होती और उसने अरस्तु के चिंतन से प्रभावित होकर यह स्वीकार किया कि मनुष्य अपने आप में अपूर्ण इम्परफेक्ट है, राज उसे पूर्ण परफेक्ट बनाता है। राज में प्रत्येक व्यक्ति और संपूर्ण समुदाय के बीच वही संबंध पाया जाता जो किसी वस्तु के हरण से पार्ट और पूर्ण वस्तु द होल में पाया जाता है। देखिए राजपूर्ण समुदाय परफेक्ट कम्युनिटी है। राज का संविधान देखिए यहाँ पर क्या, राज का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए राज का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन था तभी वेद, राज का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन तभी वैध लेगिटिमेट होता है जब प्रत्येक कानून शासक की तक बुद्धि से अधिप्रेरित हो ताकि वह कानून प्रजा को प्रभावशाली ढंग से सद्गुण वर्चू की राह पर ले जाए। एक्विनोक्स यहाँ तक मानता है कि राज मनुष्य के सांसारिक अस्तित्व की सार्थकता और सिद्धि का साधन है, परंतु राज की सत्ता अथॉरिटी असीम नहीं है। यदि सरकार अत्याचार पर उतर आए तो प्रजा को उसका विरोध करने का अधिकार है। फिर धर्म रिलीजन के मामले राज अपनी सत्ता का दावा नहीं कर सकता। इस तरह एक्विनोक्स ने राज और चर्च के बीच सत्ता के विभाजन का समर्थन किया। चर्च या धार्मिक सत्ता शासकों के मामले में अपना निर्णय दे सकती है, परंतु उनके लिए विधि निर्माण तब तक नहीं कर सकती जब तक शासक स्वयं प्राकृतिक कानून का उल्लंघन न करने लगे।
अब यहाँ देखिए संपत्ति, यहाँ देखिए संपत्ति और व्यापार देखिए प्रॉपर्टी एंड ट्रेड देखिए यहाँ पर यूरोप में 22 शताब्दी तक यह विचार प्रचलित था कि निजी संपत्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी की उत्पत्ति मनुष्य के पाप से भी है। देखिए आदर्श राज में तेरे में कोई भेद नहीं होगा। देखिए सब वस्तु सबकी, देखिए सब वस्तु सबकी साझी होगी। और उस शताब्दी उत्तरायण में विधि वेता उस शताब्दी उत्तरायण आपको विधि वेता यह तक देने लगे थे कि संपत्ति का स्वामित्व तो साझा होना चाहिए, परंतु साधारणतः उसका प्रयोग निजी स्तर पर होना चाहिए। एक्विनोस अरस्तु के चिंतन से प्रभावित होकर यह स्वीकार किया कि निजी संपत्ति मानव समाज के व्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक है। भौतिक संपत्ति का, ठीक है, भौतिक वस्तुओं का स्वामित्व मनुष्यों के लिए स्वाभाविक है। अतः निजी संपत्ति का अनुमति होनी चाहिए, परंतु सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति और सीमित लाभ रख लेने के बाद किसी के पास जो अतिरिक्त संपत्ति रह जाए उस पर निर्धन वर्ग का प्राकृतिक अधिकार है। अतः उसका उपयोग समान हित में होना चाहिए। परंतु यदि धनवान अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं करते और कोई निर्धन व्यक्ति भूख से मर रहा हो, तब वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राय चीज उठा लेता है, तो इसे चोरी या पाप का निंदा का विषय नहीं बनाना चाहिए। देखिए परंपरागत धार्मिक दृष्टिकोण संपत्ति की तरह व्यापार के प्रति भी अनुकूल नहीं था। धर्म ग्रंथों के आधार पर यहाँ तक कहा जाने लगा था कि सच्चा ईसाई सौदागर मर्चेंट नहीं हो सकता। एक्विनोस ने पाया कि व्यापार के प्रति अरस्तु का दृष्टिकोण उतना अनुकूल नहीं था जितना संपत्ति के प्रति था। अरस्तु ने लिखा था वाणिज्य वृत्ति और साधु वृत्ति मोरल एक्सेलेंस एक साथ नहीं निभ सकते। वाणिज्य वृत्ति और साधु वृत्ति मोरल एक्सेलेंस एक साथ नहीं निभ सकते। अतः एक्विनोस ने भी खुले दिल से व्यापार का समर्थन नहीं किया। उसने लिखा कि व्यापार पर आधारित राज्य कॉमर्शियल स्टेट की तुलना में आत्मनिर्भर राज्य सेल्फ सफिशिएंट स्टेट श्रेष्ठ होता है। कि फिर भी सौदागरों को राज्य से बिल्कुल बाहर नहीं निकाला जा सकता। राज्य में कहीं कुछ वस्तुओं की कमी और कुछ वस्तु के बहुतायत हो सकती है। अतः मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने के व्यापार जरूरी हो जाता है। लेकिन परंतु किसी राज्य में सौदागर जितने थोड़े हो उतना अच्छा। देखिए अब एक्विनोस व्यापार के संदर्भ में उचित मूल्य जस्ट प्राइस पर बल दिया। धर्मशास्त्र के अनुसार उसने यह तर्क दिया कि वस्तु का उचित मूल्य विक्रेता की लागत से निर्धारित होना चाहिए, बाजार में उसकी मांग से नहीं। अतः जरूरतमंद लोगों से ज़्यादा कीमत वसूल करना लोभ और पाप है। परंतु समय के अंतराल के कारण जैसे फसल उतरने के बाद लंबा समय बीत जाने पर रख रखाव का खर्च पूरा करने के लिए या वस्तु की गुणवत्ता बढ़ जाने के कारण जैसे पुराना चावल या पुरानी शराब बढ़िया हो जाती है, वस्तु का उचित मूल्य बढ़ाया जा सकता है। अब निष्कर्ष कंक्लूजन देखेंगे। एक्विनोस ने जिस युग में अपना चिंतन प्रस्तुत किया उन यूरोप में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही थी, परंतु धार्मिक सत्ता के प्रभुत्व के कारण नई संस्थाओं की वैधता लेगिटिमेसी का आधार ढूंढना जरूरी था। एक्विनोस ने अरस्तु के चिंतन में ऐसा तर्कसंगत आधार ढूंढ लिया और धार्मिक मान्यताओं को भी कोई प्रबल चुनौती नहीं दी। उसने धार्मिक चिंतन से जुड़े नैतिक पक्ष और वास्तविक चिंतन जुड़े तार्किक पक्ष को बड़ी कुशलता से मिलाकर अपने जो युग की समस्याओं का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत कर दिया। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है। छठा देखिए आपको दांते एलिगियरी का जीवन का पास 65 से लेकर 1331 ईस्वी तक रहा। दांते एलिगियरी 14वीं शताब्दी के आरंभ का प्रसिद्ध इतालवी कवि और राजनीतिक विचारक था। सारी जगत में उसकी ख्याति डिवाइन कॉमेडी दिव्य कामदी 1304 के कारण है। उसका राजनीतिक दर्शन द मोनार्किया राजतंत्र 1300 में निहित है। इसके अंतर्गत दांते राजतंत्र और राज स्टेट का दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत किया, जिसमें अरस्तु शिष्यों के विचार की छाप दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर राज और चर्च की स्वायत्ता की बात करते हैं। राज और चर्च की स्वायत्ता देखिए ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट हैज चर्च की बात करते हैं। यह बात महत्वपूर्ण है कि मध्य युग में जब दांते ने अपना चिंतन प्रस्तुत किया, राज और चर्च का विवाद पूरे उत्कर्ष पर था। ऐसी दशा में दांते ने जो राजनीतिक विचार रखे उनमें आधुनिक चिंतन कुछ लक्षण अवश्य दिखाई देते हैं। दांते ने विशेष रूप से तीन स्थापनाएं प्रस्तुत की। कोई विश्वजनीन सम्राट यूनिवर्सल मोनार्क की छोटी सत्यों के बीच निष्पक्ष न्याय का प्रवर्तन कर सकता है। दूसरा रोमन सम्राट के प्रति दिव्य कृपा के संकेत मिलते हैं, अतः उसे ऐसी भूमिका निभाने की नियत किया जाता है। और तीसरा सम्राट को अपनी सत्ता सीधे ईश्वर से प्राप्त हुई है, चर्च के माध्यम से, जैसा कि चर्च का दावा रहा है। अतः सम्राट की सत्ता चर्च की उपासित सब ऑर्डिनेट नहीं है। चर्च और राज दोनों स्वायत्त ऑटोनोमस है, परंतु विस्तृत चर्चा के बाद
परंतु विस्तृत चर्चा के बाद दांती इस निष्कर्ष पहुंचा कि सम्राट को पोप के प्रति वैसा ही आदर भाव रखना चाहिए जैसा 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 कोई श्रेष्ठ पुत्र पिता के प्रति रखता है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत अंततोगत व लौकिक जगत से श्रेष्ठ है। विश्व समाज की धारणा को उचित ठहराने के दांती ने तर्क दिया कि मानवीय शक्तियों को सार्थक करने के लिए शांति आवश्यक और राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता नेशनल राइवलरीज के चलते शांति की आशा नहीं की जा सकती। विश्व सम्राट सब राष्ट्रों से ऊपर होगा, अतः वह राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता को सिर नहीं उठाने देगा, परंतु वह तभी शांति कायम रख सकता है जब वह स्वयं सच्चरित्र और काम लिप्सा और क्षेत्रीय विस्तार की अभिलाषा से परे हो। चर्च और राज की स्वायत्ता के पक्ष में दांती ने यह तर्क दिया कि राजतंत्र, मोनार्की और पोपेसी दोनों संस्थाओं की स्थापना दिव्य अध्यादेश से हुई है। दोनों ही आवश्यक राजतंत्र विधि सम्मत लौकिक शक्ति लेगिटिमेट टेम्पोरल पावर धारण करता है। पोप तंत्र विधि सम्मत आध्यात्मिक शक्ति लेगिटिमेट इक्लेस्टिकल पावर संभालता है। यदि पोप तंत्र लौकिक शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो बैठेगा। जब वह लौकिक कानून का प्रयोग करेगा तब उसे ईश्वरीय कानून के अनुसार न्याय निर्णय करने का अधिकार नहीं रह जाएगा। राजनीतिक यहाँ पर क्या राजनीतिक दायित्व पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन आधार क्या है, धार्मिक और राजनीतिक निष्ठा ओलिगेंसेज का परस्पर संबंध क्या होना चाहिए। इन प्रश्नों के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण विकसित करने में दांते विचार विशेष रूप से प्रभावशाली रहे। अब आपको साथ देखिए, आपको मार्सिलियो देखिए, मार्सिलियस तो मार्सिलियस या मार्सिलियो ऑफ पादुआ का जीवन का 75 से लेकर 1327 ईस्वी तक मार्सिलियस या मार्सिलियो ऑफ पादुआ मध्य युग के अंतिम दौर का इतालवी विचारक था। अब उसने अरस्तु धर्मसूत्रवादियों, कैनोनिस्ट और अनविरताकारों, पब्लिसिस्ट के विचारों का कुशल प्रयोग करके एक विस्तृत सैद्धांतिक ढांचा प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत लोकप्रिय प्रभुसत्ता पॉपुलर सोवर्निटी विचार को इतने सुलझे हुए ढंग से रखा गया था कि उसमें आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पूर्व संकेत मिल जाता है। यह बात ध्यान देने की है कि मध्य युग में चर्च की सत्ता प्रधान थी, राज स्टेट की सत्ता गौण रह गई थी। मार्सिलियो ने सबसे पहले गणतंत्रवाद रिपब्लिकनिज्म का नारा बुलंद किया और चर्च की तुलना में राज का वर्चस्व स्थापित करके आधुनिक राज की संकल्पना को बढ़ावा दिया। पोप की सत्ता का खंडन देखिए यहाँ पर। रेपुटेशन ऑफ पेपर अथॉरिटी हम देखिए। मार्सिलियो अपनी विख्यात कृति डिफेंसर पेसिस शांति रक्षक 1824 के अंतर्गत पोप के सर्वोपरि सत्ता प्रबल प्रहार किया। मध्य युग में यह मान्यता प्रचलित थी कि लौकिक शासकों सेकुलर रूलर्स को न केवल धर्म संबंधी इक्लेस्टियल मामलों में आपको बल्कि लौकिक टेम्पोरल मामलों में पोप तंत्र पेपेसी का वर्चस्व स्वीकार करना चाहिए, ताकि पोप उन्हें स्थापित कर उनकी जांच कर और जरूरी हो तो उन्हें अपने पद से हटा दे। इसके विपरीत मार्सिलियो ने यह सिद्ध करने का प्रयास उठाया कि पोप तंत्र और पुरोहित वर्ग क्लर्जी को न केवल लौकिक मामलों में बल्कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मामलों में सर्वसाधारण द होल पीपल का वर्चस्व स्वीकार करना चाहिए। चूंकि लौकिक शासक सर्वसाधारण की ओर से सत्ता का प्रयोग करता है, इसलिए पोप तंत्र और पुरोहित वर्ग को सभी लौकिक मामलों में लौकिक शासक के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। सर्वसाधारण की सर्वोपरि सत्ता के सिद्धांत को ही मार्सिलियो ने इसलिए पोप तंत्र और पुरोहित वर्ग को सभी लौकिक मामलों में लौकिक शासक के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। सर्वसाधारण की सर्वोपरि सत्ता के सिद्धांत को ही मार्सिलियो ने गणतंत्रवाद के रूप में मान्यता दी। उसने लिखा कि पुरोहित वर्ग की शक्ति विविध संस्कार यहाँ पर सैक्रेमेंट्स संपन्न करने और दिव्य कानून डिवाइन लॉ की शिक्षा देने तक सीमित रहनी चाहिए। देखिए परंतु उसके इन कार्यों का विनियमन, रेगुलेशन और नियंत्रण कंट्रोल भी सर्वसाधारण और उनकी निर्वाचित सरकार के हाथों में रहना चाहिए। मार्सिलियो ने तर्क दिया कि पुरोहित वर्ग का कार्य मनुष्य का परलोक सुधारना है। इस लोक मनुष्य के जीवन को सुधारने के लिए राज जरूरी है। यदि पुरोहित
देखिए यहाँ पे यदि पुरोहित वर्ग सारा संसार संभालने का दावा करता है तो वह राज स्टेट देखिए सिविटास देखिए रैंगून को नष्ट कर देगा। राज ही आंतरिक राज ही देखिए राज ही आर्थिक सैनिक प्रशासनिक और पुरोहितीय मामलों को संभालने की क्षमता रखता है, जो कि जीवन और सजीवन लिविंग एंड लिविंग वेल दोनों के लिए सर्वथा आवश्यक है। अरस्तु से प्रेरित होकर मर्सियो ने यह विचार व्यक्त किया कि राज मनुष्य को यथेष्ट जीवन सुफिशियंट लाइफ प्रदान करता है, इसमें समान हित कॉमन बेनिफिट और न्याय जस्टिस दोनों की सीधी नीति है। मार्सियो के अनुसार तभी राज बचेगा, मार्सियो के अनुसार राज तभी बचा रहेगा जब उसका कानून और शासन एकात्मक यूनिटरी हो, अर्थात उसकी सारी शक्तियाँ एक ही सोच से प्रवाहित हो। देखिए यहाँ पर यदि उसमें एक से अधिक प्रतिस्पर्धी संगठन इन शक्तियों का दावा करेंगे तो राज और समाज नष्ट हो जाएंगे। मार्सिलियो की इस तर्क को प्रभुसत्ता सॉवरेनिटी के सिद्धांत का पूर्व संकेत मिलता है, जिसे बाद में फ्रांसीसी विचारक जियाबोंदा ने विकसित किया। देखिए जियाबोंदा जो को 1530 से 1540 ईस्वी तक रहा। अब देखिए प्रभुसत्ता सॉवरेनिटी समझते क्या होता है कि राज की सर्वोच्च शक्ति जिनके बल पर वह बाद का कानून को आदेश जारी कर सकता है, इनका उल्लंघन करने वालों को दंड दे सकता है। मित्र राज्यों के साथ आपको संधि ट्रीटी कर सकता है और शत्रु राज्यों के साथ युद्ध को बाहर कर सकता है। आगे क्या सकारात्मक कानून की देखिए सकारात्मक कानून की संकल्पना आप देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लॉ। देखिए यहाँ पर राज मनुष्यों को न केवल सजीवन और यथेष्ट जीवन प्रदान करता है बल्कि वह बल प्रयोग कोर्सन का एकमात्र साधन है। एकमात्र साधन देखिए मार्सिलियो ने संसार का ध्यान इस ओर खींचा कि मसीह धर्म के अंतर्गत मसीह धर्म के अंतर्गत पुरोहित वर्ग को बल प्रयोग से दूर रहने की शिक्षा दी गई है, परंतु बल प्रयोग के बिना संसार चल नहीं सकता। मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं है, अतः उनमें संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना स्वाभाविक और अनिवार्य है। इन संघर्षों को नियमित और शांत करने के लिए बल प्रयोग जरूरी हो जाता है, अन्यथा समाज ही नष्ट हो जाएगा। केवल राज ही ऐसी संस्था है जो बल प्रयोग करने में समर्थ है। फिर कोई भी नियम या कानून सच्चे अर्थ में तब तक कानून नहीं बनता जब तक मनुष्य रूप में कोई विधायक ह्यूमन लेजिस्लेटर उसे कानून के रूप में प्रख्यापित प्रोमulgate ना कर दे। यही सकारात्मक कानून पॉजिटिव लॉ की संकल्पना है। मार्सियो के अनुसार इस धरती पर दिव्य कानून को भी तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक उसे सकारात्मक कानून के रूप में व्यक्त नहीं कर दिया जाता। कोई कानून तभी कानून बनता है जब उसके साथ बल प्रयोग मूलक नीति कोर्सिव रूप जुड़ी हो, अर्थात उसमें यह व्यवस्था हो कि उसका पालन करने वालों की इस संसार में या क्या पुरस्कार या अधिकार मिलेगा और उसका उल्लंघन करने वालों को क्या दंड मिलेगा। इस धरती पर लागू होने पर यथार्थ कानून विधायक लेजिस्लेटर की इच्छा बिल की अभिव्यक्ति है। विधायक संपूर्ण समुदाय के नागरिकों का प्रतिनिधि है। मार्सिलियो के अनुसार विधि निर्माण की प्रक्रिया के साथ जितने ज़्यादा लोग जुड़े होंगे उसके न्यायपूर्ण होने की संभावना उतनी ही उज्ज्वल होगी, क्योंकि साधारणतः सारे नागरिक राज्य की क्योंकि साधारणतः सारे नागरिक राज को सुरक्षित रखना चाहते हैं और वे समान ही तो कॉमन गुड को पहचानने की क्षमता रखते हैं। कोई इक्के दुक्के मन के मैले या जड़ बुद्धि लोग ही इसका अपवाद होता है। इस तरह मार्सिलियो की चिंतन प्रणाली के अंतर्गत विधायक शब्द सर्वसाधारण का ही पर्याय है। तभी वह कहता है कि विधायक को ही शासकों का चयन करना चाहिए और उनकी भूल को सुधारना चाहिए और यदि जरूरी हो तो उन्हें हटा देना चाहिए। अब निष्कर्ष कंक्लूजन की बात यहाँ पर करते हैं। इसमें क्या मार्सियो के अनुसार आपको सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में हम बल प्रयोग का अधिकार उन्हीं व्यक्तियों को देते हैं जिन्हें सर्वसाधारण चुना हो। देखिए पुरोहित वर्ग के मामले में यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि उसे दिव्य कानून के प्रवर्तन के ईश्वर ने नियुक्त किया है, अतः पुरोहित वर्ग को कोई समानांतर राजनीतिक सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि धार्मिक मामलों में भी उसे बल प्रयोग का अधिकार अपने आप नहीं दिया जा सकता। इस संसार के नियमों के अनुसार धार्मिक मामलों में पुरोहित वर्ग अपनी शक्ति का प्रयोग तभी कर सकता है जब उसकी नियुक्ति लोक पॉपुलर कंसेंट या सार्वजनिक निर्वाचन पॉपुलर इलेक्शन के आधार पर की गई हो, उस पोप के द्वारा ना की गई हो जो
उस पोप के द्वारा ना की गई हो जो स्वयं एक गुटतंत्र ओलिगार्की द्वारा चुना जाता है। मार्सियन तर्क दिया है कि स्वयं पोप की सत्ता को कोई मार्सियन तर्क दिया है कि स्वयं पोप की सत्ता को तभी कोई मान्यता दी जा सकती है जब उसका निर्वाचन संपूर्ण मसीही जगत के द्वारा किया गया हो। इसके अलावा दिव्य कानून की व्याख्या देने वाली महापरिषद और जनरल काउंसिल का चुनाव भी सर्वसाधारण को करना चाहिए। मार्सियन न केवल राज्य के लिए बल्कि चर्च के लिए भी परंपरागत राजतंत्र या गुटतंत्र ढांचे की जगह गणतंत्र ढांचे का समर्थन किया है। इस तरह उसने यूरोपीय राजनीतिक चिंतन में गणतंत्रवाद, रिपब्लिकनिज्म और लोकप्रिय प्रभुसत्ता पॉपुलर सॉवरेनिटी के सिद्धांतों को इतनी प्रतिष्ठा दिलाई जितनी इन्हें पहले कभी न मिली हो। आधुनिक चिंतन की ओर होने की राह तैयार कर दी। तो यहाँ देखिए आपको ये अध्याय जो आपको आठवां एक्सरसाइज ऊपर से फिर से आठवां का आपको नंबर एक्सरसाइज देखिए आपको मैकियावेली को पढ़ते हैं। जो आपको मैकियावेली जो आपको है उसको देखिए मैकियावेली आधुनिक युग की शुरुआत आपको देखिए मैकियावेली आपको जो नंबर आपको है।